9.1 परिचय। शहर और कस्बे दुनिया के परिदृश्य की प्रमुख विशेषताएं हैं और दुनिया भर में मानव अस्तित्व का आधार बनते हैं। आज विकसित दुनिया में ग्रामीण से शहरी जीवन में बदलाव 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ। पूरे दर्ज इतिहास में शहरों और कस्बों ने महान सभ्यताओं के विकास, रखरखाव और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 9.2 शहर उद्भव और विकास। शहरों के विकास से महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। विभिन्न प्रकार के कस्बे और शहर उभरे जो अपने अपने समय में शासकों और व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्यरत थे। इन शहरी केंद्रों में मंदिर शहर, गैरीसन शहर, बंदरगाह, राजनीतिक राजधानियां, प्रशासनिक केंद्र, रिजॉर्ट गंतव्य, औद्योगिक शहर, प्रशिक्षण केंद्र और अन्य प्रकार शामिल थे। कंपनी शहर, एक अद्वितीय प्रकार का समुदाय, ज्यादातर गायब हो गए हैं। अधिकांश बड़े शहर विविध हैं, एक साथ कई गतिविधियां संचालित करते हैं। आधुनिक भारतीय शहरों ने एक सुपरिभाषित सामाजिक ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया का पालन किया है। हालांकि शहरों की उत्पत्ति अटकलों का विषय हो सकती है, लेकिन उन्हें आधुनिकीकरण के औपनिवेशिक काल से जोड़ना एक स्पष्ट परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। इस वृद्धि को एक गतिशील सामाजिक प्रक्रिया और विशिष्ट सामाजिक प्रवृत्तियों के परिणाम दोनों के रूप में समझा जा सकता है। ये प्रवृत्तियां 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और पूंजी संचय के उदय के साथ शुरू हुई। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में शहरी केंद्र कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता और विदेशी उत्पादों के उपभोक्ताओं के रूप में कार्य करते थे। पुराने शहरी केंद्रों में परिवर्तन हुए, कुछ सैन्य केंद्र बन गए और अन्य श्रम और उद्योग पर ध्यान केंद्रित करने लगे। हालांकि बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण और आधुनिक पूंजीवाद के साथ साथ बढ़ने के बावजूद भारतीय शहरी क्षेत्रों में पश्चिमी शहरों की सभी विशेषताएं प्रदर्शित नहीं हुई। अदना वेबर के अनुसार शहरों में लोगों की सघनता औद्योगिक क्रांति द्वारा लाए गए महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तनों का परिणाम थी, जिसने भाप ऊर्जा, मशीनीकरण जैसे नवाचारों की शुरुआत की और व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई। शहरों के उद्भव के राजनीतिक और सामाजिक कारण भी थे। आय, व्यापार की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाला कानून। 2. प्रवास की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाला कानून। 3. नागरिक केंद्रों में स्थित लोगों के साथ केंद्रीकृत प्रशासन। 4. शहर में भूमि स्वामित्व के राजनीतिक रूप से संरक्षित रूप। सामाजिक कारणों में शामिल है आय, शिक्षा तक पहुंच। 2. मनोरंजन के विकल्प। 3. उच्च जीवन स्तर। 4. बौद्धिक संघ। शहरी वातावरण में अनुकूलन। 6. शहरी जीवन के लाभों के बारे में ज्ञान का प्रसार। प्राचीन भारत में गांवों और कस्बों के बीच न्यूनतम अंतर थे। भारत में कस्बों और शहरों के उद्भव के लिए कई आवश्यक परिस्थितियां जिम्मेदार थी। 1. पानी की उपलब्धता। 2. अच्छी रक्षात्मक संभावनाएं। 3. खाद्य आपूर्ति तक आसान पहुंच। 4. संचार अवसंरचना। लगभग 2600 ईसा पूर्व भारत में पहली संभावित शहरी सभ्यता सिंधु घाटी में उभरी, जिसमें मोहनजोदारो और हड़प्पा उल्लेखनीय शहरी केंद्र थे। शहरीकरण का आर्य संस्करण लगभग 600 ईसा पूर्व शुरू हुआ और महाभारत युग के दौरान हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, कान्यकुब्ज, काशी और कौशाम्बी जैसे कई शहर मौजूद थे। मुगल काल के दौरान शहरीकरण जारी रहा, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैल गया। औपनिवेशिक काल में प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में शहरी विकास में तेजी आई, जिससे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसे प्रमुख बंदरगाह शहरों की स्थापना हुई। 9.3
शहर और उनके प्रकार। विभिन्न प्रकार के शहरों पर चर्चा करते समय यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शहरों को वर्गीकृत करने का कोई निश्चित तरीका नहीं है। सभी वर्गीकरण सापेक्ष है और कोई भी वर्गीकरण विशेष रूप से किसी शहर को परिभाषित नहीं करता है। शहरों में अक्सर कई विशेषताएं होती हैं जो उन्हें एक से अधिक श्रेणियों में रख सकती हैं। इसलिए किसी शहर को वर्गीकृत करते समय हमें यह निर्धारित करना होगा कि कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है। शहर के प्रकारों का वर्गीकरण शहर के सबसे मौलिक और महत्वपूर्ण पहलू पर आधारित है। उदाहरण के लिए, यदि कोई शहर प्रशासनिक केंद्र और राजधानी दोनों के रूप में कार्य करता है, तो हम विचार करते हैं कि कौन सा पहलू अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, हैदराबाद को एक सॉफ्टवेयर शहर और आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में भी पहचाना जाता है। हालांकि इसके प्राथमिक चरित्र का निर्धारण करते समय हम राजधानी शहर के रूप में इसकी स्थिति के बजाय एक सॉफ्टवेयर हब के रूप में इसकी भूमिका पर जोर देते हैं। इसके विपरीत कुछ शहर स्वाभाविक रूप से उत्पादन केंद्र के रूप में प्रमुख है। आधुनिक समय में एक ऐसा शहर ढूंढना जो एक ही शुद्ध प्रकार का प्रतीक हो चुनौतीपूर्ण है। व्यापक मानदंडों के आधार पर नोएल पी गिस्ट और एल.ए. हेल्बर्ट ने शहरों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया है। उत्पादन केंद्र। शहर मुख्यतः औद्योगिक विकास और उत्पादन के कारण उभरे। आधुनिक समय में औद्योगिकरण शहरी विकास में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। औद्योगिक क्रांति ने न केवल उद्योगों को बल्कि शहरी क्षेत्रों को भी आकार दिया। भारत में अधिकांश बड़े शहर औद्योगिक हैं और उत्पादन केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। उत्पादन केंद्रों को आगे दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राथमिक उत्पादन केंद्र। ये शहर उद्योगों के लिए प्राथमिक सामग्री प्रदान करते हैं और मुख्य रूप से कच्चे माल के आपूर्ति करता है। इन शहरों के निवासी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कच्चे माल के उत्पादन में शामिल होते हैं। उदाहरणों में नेल्लोर, कोलार और बरेली शामिल है। द्वितीयक उत्पादन केंद्र। इन शहरों में अंतिम उत्पादों का निर्माण किया जाता है। इन शहरों में बड़ी और लगातार बढ़ती आबादी है। उदाहरणों में मुंबई, चेन्नई, अलीगढ़, ग्वालियर और मोरादाबाद शामिल है। व्यापार और वाणिज्य केंद्र। कुछ शहरों और कस्बों में व्यापार और वाणिज्य प्रमुख गतिविधियां हैं। उत्पादन गौण है। इसका प्रमुख उदाहरण मुंबई है, जहां व्यापार और वाणिज्य को प्राथमिकता दी जाती है। आमतौर पर समुद्री मार्गों से जुड़े शहर महत्वपूर्ण व्यापार और वाणिज्य केंद्र होते हैं। उल्लेखनीय भारतीय बंदरगाहों में कालीकट, कोचीन, विशाखापत्तनम, कलकत्ता, काकीनाड, मुस्लिमपट्टनम, तूतीकोरिन और चेन्नई शामिल है। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बंदरगाह हमेशा व्यापार और वाणिज्य केंद्रों का पर्याय नहीं होते हैं। राजधानियां और प्रशासनिक केंद्र। किसी राज्य की राजधानी आमतौर पर एक बड़ा शहर होता है जिसने महत्वपूर्ण विकास का अनुभव किया है। ये शहर महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें सत्ता के केंद्र हैं। एक बार जब कोई स्थान राजधानी बन जाता है तो व्यापार और उद्योग अक्सर उसके बाद आते हैं। औद्योगिकरण और वैश्वीकरण से पहले राजधानी शहर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से थे। स्वास्थ्य और मनोरंजन केंद्र। कई कस्बे और शहर अपनी खूबसूरत और स्वस्थ जलवायु के लिए जाने जाते हैं। आमतौर पर तट के पास या पहाड़ी इलाकों के कस्बों को स्वास्थ्य और मनोरंजन केंद्र माना जाता है। पहाड़ी शहरों में गर्मियां ठंडी होती हैं, जो उस मौसम में पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए
नगरपालिका और राज्य प्राधिकरण इन स्थानों का सौंदर्यीकरण करते हैं। लगभग हर भारतीय राज्य में एक या एक से अधिक महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट हैं और स्थानीय लोगों की आजीविका काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर करती है। धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र। भारत में जहां धार्मिक मान्यताएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, कई कस्बे अपने धार्मिक महत्व के कारण बड़े शहरों में विकसित हो गए हैं। उदाहरण के लिए इलाहाबाद या प्रयाग, काशी या बनारस आदि पवित्र नदियों के पास के शहर धार्मिक महत्व रखते हैं। भारत एक बहुधार्मिक देश है, प्रत्येक धर्म के अपने महत्वपूर्ण केंद्र हैं। उदाहरण के लिए अमृतसर सिखों के लिए पवित्र है, अजमेर एक मुस्लिम तीर्थ स्थल है और वाराणसी, काशी, हरिद्वार, अयोध्या, तिरुपति, रामेश्वरम, पुरी आदि हिंदुओं के लिए पवित्र स्थान है। बोधगया बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त कुछ शहर अपने ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे आगरा में ताजमहल, दिल्ली में कुतुब मीनार, बीजापुर अपने गोल गुंबद के लिए और चित्तौड़गढ़ अपने विजय टावरों के लिए। नालंदा और तक्षशिला अपने प्राचीन विश्वविद्यालयों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो अब खंडहर हो चुके हैं। पांडिचेरी अरबिंदो आश्रम के लिए प्रसिद्ध है। 6. विविध शहर। उपरोक्त श्रेणियों में फिट होने वाले शहरों के अलावा कुछ कस्बे ऐसे भी हैं जो किसी विशिष्ट श्रेणी में फिट नहीं होते हैं। उनका धार्मिक महत्व हो सकता है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा केवल पवित्रता पर आधारित नहीं है। वे राजधानी शहर भी हो सकते हैं, लेकिन अन्य कारक उनके विकास को प्रेरित करते हैं। इसलिए इन कस्बों और शहरों को विविध शहर कहा जाता है। अन्य वर्गीकरण। उल्लिखित वर्गीकरणों के अलावा कुछ विचारकों ने शहरों को उनके विकास के आधार, स्थापना और कानूनी पहलुओं जैसी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया है। उदाहरण के लिए केमिली रोजियर ने शहरों को उनकी रचना और स्थापना के अनुसार वर्गीकृत किया। प्राकृतिक शहर। ये शहर समय के साथ अपने रणनीतिक और प्राकृतिक स्थानों, मुख्य रूप से प्राचीन शहरों के कारण विकसित हुए हैं। 2. निर्मित शहर। ये मनुष्यों द्वारा विशिष्ट आवश्यकताओं, विशेष रूप से नए शहरों को पूरा करने के लिए स्थापित किए गए हैं। जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ती है, औद्योगिकरण से निर्मित शहरों का विकास होता है। उदाहरणों में जमशेदपुर, राउरकेला, बेंगलोर, बोकारो और कोयम्बटूर शामिल है। भारत में शहरों को ऐतिहासिक समय अवधि के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। 2 प्राथमिक वर्गीकरण हैं। प्राचीन शहर। प्राचीन शहरों की विशिष्ट विशेषताएं उनके विकास के कारणों से आकार लेती थी। एंडरसन के अनुसार इन शहरों ने कुछ विशेषताएं प्रदर्शित की। सबसे पहले उनमें से कई ने अपने सैन्य अभिविन्यास पर जोर देते हुए सत्तारूढ़ केंद्र के रूप में कार्य किया। व्यापार यदि मौजूद था तो मुख्य रूप से शासक की बड़ी स्थायी सेनाओं या राज्य की जरूरतों का समर्थन करता था। अधिकारियों ने दीवारों, इमारतों के निर्माण और सेना को संगठित करने को प्राथमिकता दी। अनुकूल जलवायु परिस्थितियों, विशेष रूप से प्रमुख नदियों और समुद्र तट से निकटता ने उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अनुकूल कृषि परिस्थितियों ने भी उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये शहर अक्सर राजनीतिक राजधानियों, आवास शासकों और उनकी प्रजा के रूप में कार्य करते थे। वे शिक्षा और शिक्षा के केंद्र थे। भारत में लगभग 45 कस्बे और शहर अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण प्राचीन शहरों की श्रेणी में आते हैं। 2. मध्यकालीन शहर। मध्यकालीन शहर मुख्य रूप से व्यापार केंद्रों के रूप में कार्य करते थे,
व्यापारियों और धनी व्यापारियों जैसे व्यापारिक समुदायों की सेवा करते थे। उनकी आबादी अच्छी तरह से परिभाषित थी, जिसमें व्यापारी और उनके आश्रित शामिल थे। इनमें से कई कस्बे समुद्र तट के किनारे स्थित थे। मध्ययुगीन शहर विभिन्न आवश्यकताओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर बहुत अधिक निर्भर थे। उनकी राजनीतिक संरचनाएं निरंकुश थी। इन शहरों में सामाजिक जीवन परंपराओं का पालन करता था। इस युग के दौरान स्थानीय शासकों, जो प्रमुख जमींदार थे, ने व्यापारियों, कारीगरों, प्रशासकों और पेशेवरों को किले मुख्यालय वाले शहरों में बसने के लिए आमंत्रित किया। ये व्यक्ति भूमिहीन थे और सुरक्षा के लिए शासक पर निर्भर थे। उनकी गतिशीलता उन्हें उत्पीड़न या अत्यधिक कराधान के मामले में शासकों के साथ बातचीत करने की अनुमति देती थी। ये कस्बे बस्ती पदानुक्रम के निचले और ऊंचे स्तरों को जोड़ने वाले निर्णायक बिंदुओं के रूप में काम करते थे। उनकी मुख्य भूमिका पड़ोसी शहरों के साथ संघर्ष में सैन्य मुख्यालय के रूप में सेवा करना थी, जिनमें से अधिकांश समान पदानुक्रमित स्थिति रखते थे। चिंतन और क्रिया 9.1 उदास स्माइली। जिस शहर या कस्बे में आप वर्तमान में रहते हैं, उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर ध्यान दें। यदि आप किसी गांव में रहते हैं, तो निकटतम जिले के शहर की विशेषताओं का वर्णन करें। अपने शहर या कस्बे की प्रमुख विशेषताओं के आधार पर उसका वर्गीकरण प्राचीन अथवा मध्यकालीन लगभग 2 पृष्ठों में निर्धारित करें। अपने निबंध की तुलना अपने अध्ययन केंद्र के अन्य छात्रों के निबंध से करें। शीर्षक: मेरे गृहनगर की गतिशीलता की खोज, इसकी प्रमुख विशेषताओं पर एक प्रतिबिंब। परिचय: मैं इग्नू का छात्र हूँ और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित आकर्षक शहर जयपुर में रहता हूँ। जयपुर परंपरा और आधुनिकता के अनूठे मिश्रण के साथ इतिहास और संस्कृति से परिपूर्ण शहर है। इस प्रतिबिंब में मैं जयपुर की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करूंगा और यह जिस प्रकार के शहर का प्रतिनिधित्व करता है, उस पर चर्चा करूंगा। साथ ही इग्नू अध्ययन केंद्र में अपने साथी छात्रों के दृष्टिकोण पर भी विचार करूंगा। ऐतिहासिक महत्व: जयपुर, जिसे अक्सर गुलाबी शहर कहा जाता है, अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व रखता है। इसकी स्थापना 1727 में आमेर के शासक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी और यह राजस्थान रियासत की राजधानी बन गई। शहर की योजना प्राचीन भारतीय वास्तुशिल्प सिद्धांत वास्तुशास्त्र के अनुसार सावधानी पूर्वक बनाई गई थी और यह अपने अच्छी तरह से संरचित और सम्मिलित लेआउट के लिए जाना जाता है। ऐतिहासिक वास्तुकला, जिसमें अंबर किला, सिटी पैलेस और हवा महल जैसे राजसी किले और महल शामिल है, जयपुर के समृद्ध इतिहास के प्रमाण के रूप में खड़ा है। सांस्कृतिक विविधता: जयपुर संस्कृतियों का मिश्रण है। इसकी जीवंत संस्कृति इसके त्योहारों, संगीत, नृत्य और व्यंजनों में परिलक्षित होती है। यह शहर अपने पारंपरिक राजस्थानी लोक संगीत और घूमर और कालबेलिया जैसे नृत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय व्यंजन दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और लाल मांस जैसे व्यंजनों की एक मनोरम श्रृंखला पेश करते हैं, जो राजस्थान की समृद्ध पाक विरासत को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा जयपुर पूरे वर्ष कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों का आयोजन करता है, जैसे जयपुर साहित्य महोत्सव और 30 त्योहार, जो दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करते हैं। स्थापत्य चमत्कार: जयपुर की प्रमुख विशेषताओं में से एक इसकी विस्मयकारी वास्तुकला है। सरकारी कार्यालयों और आवासीय क्षेत्रों सहित शहर की इमारतें मुख्य रूप से गुलाबी रंग की हैं, जिससे इसे गुलाबी शहर उपनाम दिया गया है।
निर्माण में गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग न केवल इसके अद्वितीय सौंदर्य को बढ़ाता है, बल्कि चिलचिलाती गर्मियों के दौरान ठंडा तापमान बनाए रखने में भी मदद करता है। हवा महल या हवाओं का महल जयपुर की स्थापत्य भव्यता का एक प्रतिष्ठित उदाहरण है। अपनी जटिल जालीदार खिड़कियों वाली यह 5 मंजिला इमारत दरबार की महिलाओं के लिए शाही अवलोकन स्थल के रूप में काम करती थी। आर्थिक केंद्र जयपुर उत्तर भारत में एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। शहर में एक अच्छी तरह से विकसित औद्योगिक आधार है, जिसमें कपड़ा, हस्तशिल्प और रत्न काटने और पॉलिशिंग जैसे क्षेत्र इसकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रसिद्ध जौहरी बाजार एक हलचल भरा बाजार है, जो अपने आभूषणों और रत्नों की दुकानों के लिए जाना जाता है। जयपुर सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी सक्षम सेवाओं के केंद्र के रूप में भी उभर रहा है, जो व्यवसायों को आकर्षित कर रहा है और युवाओं के लिए नौकरी के अवसर पैदा कर रहा है। शिक्षण संस्थानों जयपुर का एक और उल्लेखनीय पहलू इसका संपन्न शिक्षा क्षेत्र है। यह शहर स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक कई शैक्षणिक संस्थानों का घर है। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान शहर के कुछ प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान हैं। ये संस्थान देश के विभिन्न हिस्सों से छात्रों को आकर्षित करते हैं, जो शहर के विविध सांस्कृतिक परिदृश्य में योगदान देते हैं। पर्यटन केंद्र जयपुर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बड़ा योगदान है। शहर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आकर्षण दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आमेर किला, नाहरगढ़ किला और जयगढ़ किला सबसे अधिक देखे जाने वाले आकर्षणों में से हैं। जयपुर की अच्छी तरह से संरक्षित विरासत, रामबाग पैलेस और सामोद पैलेस जैसे लग्जरी विरासत होटलों के साथ इसे शाही जीवन का स्वाद चाहने वाले पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा स्थान बनाती है। यातायात और बुनियादी ढांचा भारत के कई बढ़ते शहरों की तरह जयपुर को भी यातायात की भीड़ और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शहर का सड़क नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है, लेकिन वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ इसे बनाए रखने में कठिनाई हो रही है। हालांकि जयपुर मेट्रो की शुरुआत सहित सार्वजनिक परिवहन में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्मार्ट सिटी पहल का उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बढ़ाना है। पर्यावरणीय चिंता जैसे जैसे शहर का विकास हो रहा है, पर्यावरण संबंधी चिंताएं अधिकाधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। बलुआ पत्थर और खुले स्थानों के उपयोग के साथ जयपुर की पारंपरिक वास्तुकला ने कुछ पर्यावरणीय मुद्दों को कम करने में मदद की है। हालांकि शहरीकरण के कारण पानी की कमी और वायु प्रदूषण से संबंधित चुनौतियां पैदा हुई है। इन मुद्दों के समाधान और शहर के अद्वितीय चरित्र को संरक्षित करने के लिए सतत विकास प्रथाओं की खोज की जा रही है। साथ ही छात्रों के निबंधों के साथ तुलना इग्नू के असाइनमेंट के हिस्से के रूप में मुझे अपने अध्ययन केंद्र के अन्य छात्रों के साथ अपने निबंध की तुलना करने का अवसर मिला। यह ध्यान रखना दिलचस्प था कि जहां कुछ छात्रों ने अपने संबंधित शहरों या कस्बों के समान पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं प्रत्येक निबंध अपने परिप्रेक्ष्य और व्यक्तिगत अनुभवों में अद्वितीय था। तुलना से उभरे कुछ सामान्य विषयों में ऐतिहासिक महत्व, सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक गतिविधियां और बुनियादी ढांचे की चुनौतियां शामिल है। निष्कर्ष अंत में जयपुर एक ऐसा शहर है जो भारत के समृद्ध इतिहास, जीवंत संस्कृति और आर्थिक विकास को खूबसूरती से समेटे हुए है। इसका ऐतिहासिक महत्व, वास्तुशिल्प चमत्कार,
सांस्कृतिक विविधता और आर्थिक अवसर इसे रहने के लिए एक अद्वितीय और गतिशील स्थान बनाते हैं। हालांकि इसे शहरीकरण, यातायात और पर्यावरणीय स्थिरता से संबंधित चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इस कार्य के माध्यम से मैंने उस शहर के प्रति गहरी सराहना प्राप्त की है जिसे मैं अपना घर कहता हूँ, और इसके सामने आने वाले मुद्दों के बारे में अधिक जागरूकता प्राप्त की है। मुझे आशा है कि इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं शहर की वृद्धि और विकास के लिए स्थायी समाधान खोजने में योगदान दे सकता हूँ। 3. आधुनिक शहर। भारत में आधुनिक शहरों का विकास औपनिवेशिक काल के दौरान शुरू हुआ। उनकी विशेषता बड़ी आबादी और लोगों का विविध मिश्रण है। ये शहर मुख्य रूप से वाणिज्यिक केंद्र के रूप में काम करते हैं और विशेष कार्यों और जटिल संगठनात्मक संरचनाओं के साथ निर्वाचित अधिकारियों द्वारा शासित होते हैं। आधुनिक शहरों की प्रकृति सर्वदेशीय होती है। एक महत्वपूर्ण आबादी सेवा संबंधित क्षेत्रों और अन्य गतिविधियों में लगी होती है जो आमतौर पर पुराने शहरों में नहीं पाई जाती है। वे फैशन केंद्र के रूप में भी काम करते हैं। आधुनिक शहरों में बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करने वाले स्वैच्छिक संगठनों का प्रसार हो रहा है। सामाजिक गतिशीलता इन शहरों का एक प्रमुख पहलू है जिसमें विभिन्न समूह अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विपरीत, जहां कृषि का बोलबाला है, शहरी निवासियों की आजीविका काफी हद तक सेवा और औद्योगिक क्षेत्रों पर निर्भर करती है। आधुनिक शहर समकालीन जीवन शैली और लोकाचार का प्रतीक है जो ग्रामीण समकक्षों से काफी भिन्न है। वे आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ उन्नत संचार और परिवहन बुनियादी ढांचे का दावा करते हैं। भारत में जनगणना कस्बों और शहरी क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के आकार के आधार पर वर्गीकृत करती है। 6 वर्ग हैं। आय, कक्षा 1 लाख या अधिक की आबादी वाले शहर। 2. कक्षा 11, 50,000 से 99,999 तक की आबादी वाले क्षेत्र। 3. वर्ग 111, 20,000 से 49,999 तक की आबादी वाले क्षेत्र। 4. वर्ग 4, 10,000 से 19,999 तक की आबादी वाले क्षेत्र। कक्षा 5,000 से 9,999 तक की आबादी वाले क्षेत्र। 6. कक्षा 6, 5,000 से कम आबादी वाले क्षेत्र। भारत में जनगणना के अनुसार कस्बों और शहरों को उनकी जनसंख्या के आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। 1 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले शहरों को कक्षा 1 के शहरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 423 श्रेणी 1 शहर थे। 1 लाख से कम आबादी वाले किसी भी शहरी स्थान को जनगणना मानदंडों के आधार पर भारत में एक शहर के रूप में जाना जाता है। 50,000 से 99,999 तक की आबादी वाले 498 कस्बे और शहरी क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त 20,000 से 49,999 तक की आबादी वाले 1,386 कस्बे और शहरी क्षेत्र हैं और 10,000 से 19,999 तक की आबादी वाले 1,560 कस्बे हैं। महानगर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 1 से 5 मिलियन के बीच है। इनमें से कई महानगरीय शहरों को शहरी समूह कहा जाता है। जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक शहरी समूह की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आय, एक शहर और उसके आसपास का शहरी विस्तार। 2 या 2 से अधिक समान शहर, उनके विस्तार के साथ या बिना। 3. एक शहर और एक या अधिक माध्यमिक शहर या कस्बे अपने विस्तार के साथ एक समान प्रसार बनाते हैं।
1991 से 2001 तक भारत में शहरों और शहरी क्षेत्रों की संख्या 23 से बढ़कर 35 हो गई। 16.4 मिलियन निवासियों के साथ ग्रेटर मुंबई सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र बन गया। 2001 की जनगणना के अनुसार ये शहर कुल 107.88 मिलियन लोगों के घर थे। महानगरीय और प्रथम श्रेणी के शहरों में कुल शहरी आबादी का लगभग 65% हिस्सा था। इनमें से 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले 23 शहरों में 51% आबादी रहती थी। यह बड़े शहरों में शहरी आबादी की सघनता को उजागर करता है, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर बढ़ता है। जबकि तीसरी और चौथी श्रेणी के शहर तेजी से बढ़ रहे थे, दूसरी और पांचवी और छठी श्रेणी के शहर घट रहे थे। यदि हम कस्बों के प्रत्येक वर्ग में शहरी आबादी की हिस्सेदारी को देखें, तो वर्ग आय को छोड़कर सभी वर्गों में हानि या गिरावट देखी गई। इसका मुख्य कारण बड़े शहरों में औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों का केंद्रीकरण और ग्रामीण विकास की खराब स्थिति थी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसर होने के कारण लोगों के पास शहरों और कस्बों की ओर पलायन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 10 लाख से अधिक आबादी वाले भारत के 35 शहरों में से 6 को मेगा शहरों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिनमें 50 लाख से अधिक निवासी थे, जैसा कि ब्लॉक 1 की इकाई 3 में बताया गया है। इन मेगा शहरों में कुल आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा था। भारत में प्रथम श्रेणी के शहरों में रहते हैं, जबकि शेष 10 लाख से अधिक शहरों में बाकी आबादी रहती है। शहर के प्रकार के ऐतिहासिक निशान। कृषि क्रांति के बाद नवपाषाण काल के दौरान पहले शहरों का उदय हुआ। पहले शहर के विकास ने मानव बस्तियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। किसी शहर के विकास से पहले कई आवश्यक शर्तें पूरी करनी पड़ती थी। सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक कृषि उत्पादन और भोजन का अधिशेष था। इन शहरों की बड़ी आबादी को बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन अधिशेष की आवश्यकता थी। इस अधिशेष के लिए ऐसे लोगों के वर्ग की भी आवश्यकता थी जो खाद्य उत्पादकों पर शक्ति और अधिकार का प्रयोग कर सकें। इन प्रारंभिक शहरों की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि वे सत्ता के केंद्र के रूप में कार्य करते थे और व्यापार उनके कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इनमें से कई शहर व्यापार मार्गों के किनारे विकसित हुए। पॉल व्हीटली ने शहरीकरण के साथ प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की। मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी, नील घाटी, उत्तरी चीन का मैदान, मेसोअमेरिका, मध्य एंडीज और दक्षिण पश्चिम नाइजीरिया। प्राथमिक शहरीकरण उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जहां शहरी विकास बाहरी प्रभावों या अन्य क्षेत्रों से शहरीकरण के प्रसार के बजाय आंतरिक ताकतों के माध्यम से हुआ। मम्फोर्ड के अनुसार पहली शहरी बस्तियां मेसोपोटामिया में यूफ्रेट्स और टाइग्रिस नदियों के बीच उभरी। इस अवधि के दौरान अधिकांश शहरों को सुरक्षा के लिए दीवारों से मजबूत किया गया था और ये दीवारें अक्सर शासक शासन की सीमाओं को चिन्हित करती थी। शासक कुलीन लोग शहर के केंद्रों के आसपास रहते थे। शहर के मध्य भाग में महल, सामाजिक पदानुक्रम का शिखर, साथ ही अन्न भंडार, सामुदायिक भंडारगृह और मंदिर थे। धर्म ने इन शहरों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मौजूदा सामाजिक व्यवस्था के लिए औचित्य प्रदान किया और शहरी समाज में एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य किया। शास्त्रीय शहर। शास्त्रीय शहर दुनिया के सबसे पहले वास्तविक शहर थे। शास्त्रीय ग्रीस में इन शहरों में से एक अत्यधिक प्रशंसनीय और आकर्षक है। पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व की ग्रीक शहरी संस्कृति और सभ्यता ने एक सांस्कृतिक मानक के रूप में कार्य किया है, जिसके द्वारा बाद की सभ्यताओं ने खुद को मापा और अपने स्वयं के विकास का मॉडल तैयार किया।
ग्रीक शहर ने 1200 से 900 ईसा पूर्व के अंधकार युग के नाम से जाने जाने वाले काल के दौरान आकार लेना शुरू किया था। अंधकार युग आधिकारिक तौर पर 776 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ, जो पहले ओलंपिक खेलों के साथ चिह्नित हुआ। इस अवधि के बाद कई शहर राज्य उभरे, जिनमें से प्रत्येक पर अभिजात वर्ग का शासन था। इन शहर राज्यों ने महत्वपूर्ण राजनीतिक संघर्ष का अनुभव किया। कुछ धनी व्यापारियों ने राजनीतिक परिदृश्य पर हावी हो गए। महिलाओं और दासों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। शास्त्रीय ग्रीस में राजनीतिक चर्चाओं का ध्यान मुख्य रूप से शहरी प्रशासन पर केंद्रित था, उनके स्पष्ट रूप से शहरी जीवन शैली को देखते हुए। समय के साथ यूनानी शहरों का स्वरूप और संरचना विकसित हुई। शहर राज्यों के उद्भव के दौरान जनसंख्या लगभग 20,000 थी और शहरों में उचित स्वच्छता और स्पष्ट शहरी नियोजन का अभाव था। ये शहर अक्सर पवित्र पहाड़ियों और एक्रोपोलिस के आसपास बनाए गए थे, जिनका धार्मिक महत्व और रणनीतिक रक्षात्मक स्थिति दोनों थी। इन पहाड़ियों के चारों ओर घर उग आए, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक और निजी भवनों के चारों ओर घुमावदार अनियोजित सड़कों का एक भूल भुलैया जैसा पैटर्न बन गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, शहरी नियोजन और प्रबंधन की अवधारणा आकार लेने लगी। नए शहरों का निर्माण ग्रिड स्क्वायर सिद्धांत के आधार पर किया गया, जिससे मानकीकृत शहर नियोजन की शुरुआत हुई। रोमनों ने यूनानी शहरी परंपरा को दुनिया के विभिन्न हिस्सों तक बढ़ाया। इस तरह शास्त्रीय शहरों ने नींव के रूप में कार्य किया, जिस पर बाद में शहरों के उन्नत संस्करण बनाए गए, जो उनके संबंधित युगों और आबादी की आवश्यकताओं के अनुरूप थे। व्यापारिक शहरों का उदय। व्यापारिक शहरों ने सामंती यूरोप को शहरी समाज में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहली सहस्राब्दी ईस्वी के अंत से पहले पश्चिमी यूरोप मुख्य रूप से एक सामंती और ग्रामीण समाज था। सामंती समाजों में लोग मुख्य रूप से भूमि पर काम करते थे और कृषि कार्य में संलग्न थे। किसानों को अपने अधिशेष कृषि उत्पाद और श्रम स्थानीय सामंतों को देना पड़ता था। सामंती यूरोप की विशेषता धीमी प्रगति और छोटे पैमाने की अर्थव्यवस्था थी। इस युग के दौरान कस्बे और शहर व्यापारिक केंद्र और लघु उद्योगों के केंद्र के रूप में उभरने लगे। 10वीं और 13वीं शताब्दी के बीच व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई, जिससे व्यापारी शहरों का एक साथ विकास हुआ। ये शहर सामंती किलों के विपरीत फले फूले, जिनमें मुख्य रूप से उनकी दीवारों के भीतर रहने वाले समूह शामिल थे, जबकि कस्बों ने पादरी और कुलीन वर्ग के लिए घर उपलब्ध कराए। व्यापारी शहर आर्थिक गतिविधियों के हलचल भरे केंद्र बन गए। व्यापारी इन शहरों में भौतिक क्षेत्र और आर्थिक प्रयासों दोनों में एकत्र हुए। व्यापार के विस्तार से व्यापारियों का भी एक विशिष्ट वर्ग के रूप में उदय हुआ। व्यापारी शहरों और कस्बों में रहने लगे। 12वीं शताब्दी तक एक समय प्रभुत्वशाली सामंती कस्बों पर गतिशील व्यापारी शहरों और कस्बों का कब्जा हो गया था। इन शहरी परिदृश्यों में बाजार और भव्य व्यापारी आवास कुलीन आवासों के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे। बढ़ते शहरों ने बढ़ते उद्योगों को आकर्षित किया, विशेषकर कपड़ा क्षेत्र में। आरंभिक उद्योगों ने स्वयं को उत्पादक संघों में संगठित किया, जिन्हें गिल्ड कहा जाता था। इन मध्ययुगीन संघों ने व्यवसायों तक पहुंच को नियंत्रित किया और विभिन्न तैयार उत्पादों की आपूर्ति का प्रबंधन किया। व्यापारिक शहर न केवल आर्थिक केंद्र थे, बल्कि सांस्कृतिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। दक्षिणी यूरोपीय व्यापारी शहरों ने पुनर्जागरण के उद्गम स्थल के रूप में कार्य किया। जैसे जैसे व्यापार का विस्तार हुआ, वैसे वैसे धन और बैंकिंग प्रणालियों की आवश्यकता भी बढ़ी।
व्यापार सरल वस्तु विनिमय से आगे विकसित हुआ, जिसके लिए विनिमय के एक सार्वभौमिक माध्यम की आवश्यकता पड़ी। नतीजतन वित्तीय पूंजी को भी महत्व मिला। उत्तर में हैंसियाटिक लीग के शहर और दक्षिण में जिनेवा, वेनिस, मिलान और फ्लोरेंस जैसे शहर यूरोप के पहले व्यापारिक शहरों में से थे। ये शहर खाद्य आपूर्ति के लिए आसपास के क्षेत्रों पर निर्भर थे, जबकि ग्रामीण क्षेत्र इन बाजारों पर निर्भर थे। इस पारस्परिक निर्भरता ने शहर और देश के बीच आर्थिक सहजीवन पैदा किया। व्यापारिक नगरों में अपार धन संपदा एकत्रित होती थी और वे कई समृद्ध व्यापारियों के घर थे। इन शहरों के भीतर अलग-अलग व्यापारिक और आवासीय क्षेत्र विकसित हुए। शहरी भूमि तेजी से मूल्यवान होती गई। बदलते व्यापार पैटर्न के साथ शहरों की प्रणालियों का विस्तार, विकास और गिरावट हुई, जो व्यापार और एक शहर के भाग्य के अंतर्संबंध को उजागर करती है। निष्कर्षतः व्यापारी शहरों ने ग्रामीण सामंतवाद से शहरी औद्योगिक पूंजीवाद तक एक संक्रमणकालीन चरण के रूप में कार्य किया, जिससे एक नई सामाजिक व्यवस्था की नींव पड़ी। औद्योगिक शहरों का आगमन। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, व्यापारिक शहरों ने औद्योगिक शहरों की वृद्धि और विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जो वैश्विक औद्योगिक क्रांति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस अवधि के दौरान कारखाना उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण विकास के रूप में उभरा। औद्योगिक शहर मुख्य रूप से फैक्ट्री उत्पादन की शुरुआत के कारण व्यापारिक शहरों से भिन्न थे। कारखानों में उत्पादन केंद्रित करने से मालिकों को लागत कम करने और मुनाफा बढ़ाने की अनुमति मिली। फैक्ट्रियां रणनीतिक रूप से बिजली के स्रोतों के पास स्थित थी, जिनमें कोयला प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करता था। औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में शुरू हुई, जो इसका अनुभव करने वाला पहला देश था, जिससे औद्योगिक शहरों का तेजी से विकास हुआ। एक उल्लेखनीय उदाहरण मैनचेस्टर, इंग्लैंड है, जिसकी जनसंख्या 1760 में 17,000 थी और 1830 तक बढ़कर 1,80,000 हो गई। इस जनसंख्या वृद्धि ने औद्योगीकरण और शहरीकरण के बीच मजबूत संबंध को रेखांकित किया। शहरीकरण, जिसका उदाहरण व्यापारिक शहरों के विकास से मिलता है, ने औद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त किया, एक पैटर्न जो दुनिया के अन्य हिस्सों में भी देखा गया। औद्योगिक काल के दौरान औद्योगिक शहरों में चिंताजनक जनसंख्या वृद्धि का अनुभव हुआ। उनका स्वभाव और चरित्र पुराने शहरी प्रकारों से काफी भिन्न था। कारखानों और रेलवे यार्डों वाले औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्रों के साथ-साथ इन शहरों में कामकाजी जनता के लिए आवास क्षेत्र भी खराब थे। झुग्गियों के आसपास धनी व्यक्तियों के घर थे, जो केंद्रीय व्यापार जिले की अस्वच्छ परिस्थितियों और शोर से बचने के लिए शरण ले रहे थे। परिणामस्वरूप औद्योगिक शहर घनी आबादी वाले हो गए और विभिन्न सामाजिक मुद्दों से भर गए, जो पहले के सामाजिक मानदंडों से अलग था। इस अवधि के दौरान पहले से अनदेखी सामाजिक समस्याएं उभरी। औद्योगिक शहरों में एक केंद्रीय क्षेत्र, आवास, कारखाने और रेलवे यार्ड शामिल थे, जबकि गरीब श्रमिक पास के स्लम क्षेत्रों में रहते थे। अधिक समृद्ध निवासियों ने केंद्रीय व्यापारिक जिलों से दूर शांत क्षेत्रों में शरण ली। यह शहरी परिदृश्य घनत्व, व्यापक पहुंच और विभिन्न सामाजिक बुराइयों से चिह्नित था। औद्योगिक शहरों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर स्पष्ट था, जो आधुनिक शहर की विशेषताओं को प्रदर्शित करता था। तीव्र विकास ने मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव डाला, जिससे औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन की कमी के कारण प्रदूषण बढ़ गया। नतीजतन औद्योगिक शहर झुग्गी झोपड़ी विकास, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, अस्वच्छ स्थिति, धन असमानता, भीड़-भाड़, अपराध और अपराध जैसे नकारात्मक पहलुओं से जूझ रहे हैं। शीर्षक: दूरदर्शी नेक्सस,
भविष्य के आभासी शहर की खोज। परिचय। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के निरंतर विकसित होते परिदृश्य में आज के दूरदर्शी एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं जो पारंपरिक सीमाओं को पार कर भौतिक और आभासी क्षेत्रों के बीच सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व का निर्माण करेगा। एक ऐसे शहर की कल्पना करें जहां प्रौद्योगिकी की सीमाएं अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई है, जिसकी परिणति डिजिटल और भौतिक दुनिया के सामंजस्यपूर्ण और टिकाऊ संलयन में हुई है। यह निबंध भविष्य के एक आभासी शहर की अवधारणा की पड़ताल करता है जो हमारी वर्तमान समझ की सीमाओं को पार करता है। शहर का लेआउट और बुनियादी ढांचा। भविष्य का शहर, आइए इसे नेक्सुरिया कहें, भौतिक और आभासी स्थानों का एक जटिल संलयन है। इसका डिजाइन अत्याधुनिक तकनीक के साथ प्रकृति का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। नेक्सुरिया में विशाल ऊर्ध्वाधर उद्यान, आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र और आकाश में निलंबित विशाल पार्क हैं, जो एक शहरी स्वर्ग बनाते हैं जो आसपास के वातावरण के साथ सहजता से एकीकृत होता है। शहर का बुनियादी ढांचा तकनीकी कौशल का प्रमाण है। उन्नत सामग्रियां जो शहर की गति से सौर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का उपयोग करती हैं, महानगर को शक्ति प्रदान करती है। इनबिल्ट सेंसर के साथ स्मार्ट, स्वयं मरम्मत करने वाली सड़कें यातायात प्रबंधन की सुविधा प्रदान करती है और ऊर्जा खपत को अनुकूलित करती है। हाइपरलूप नेटवर्क और ऊर्ध्वाधर परिवहन प्रणालियां किसी विज्ञान कथा उपन्यास के समान नागरिकों को अविश्वसनीय गति से उनके गंतव्य तक ले जाती है। वर्चुअल ओवरले। नेक्सुरिया की सबसे विशिष्ट विशेषता इसका वर्चुअल ओवरले है, एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र जो भौतिक शहर के साथ जुड़ा हुआ है। संवर्धित वास्तविकता (AR) और आभासी वास्तविकता (VR) प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी के साथ सहजता से मिश्रित होती है। नागरिक वास्तविकता की कई परतों के बीच चयन कर सकते हैं, आभासी जंगल की शांत शांति से लेकर हलचल भरे डिजिटल बाजार तक। शिक्षा, मनोरंजन और कार्य। नेक्सुरिया में शिक्षा पारंपरिक सीमाओं से परे है। छात्र दुनिया भर के प्रसिद्ध प्रोफेसरों के होलोग्राफिक व्याख्यानों में भाग लेते हैं, गहन ऐतिहासिक पुनर्मूल्यांकन में भाग लेते हैं और आभासी क्षेत्र यात्राओं के माध्यम से ब्रह्मांड का पता लगाते हैं। आजीवन सीखना जीवन का एक तरीका है जो AI संचालित वैयक्तिकृत पाठ्यक्रम द्वारा सुगम है। नेक्सुरिया में मनोरंजन एक नया आयाम लेता है। नागरिक अपने पसंदीदा उपन्यासों में कदम रख सकते हैं, महाकाव्य लड़ाइयों में भाग ले सकते हैं या अपने पसंदीदा अभिनेताओं के साथ इंटरैक्टिव थिएटर प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। ये अनुभव महज निष्क्रिय मनोरंजन नहीं है, बल्कि आत्मखोज और रचनात्मकता के रास्ते हैं। कार्य एक ऐसे परिदृश्य में विकसित हुआ है जहां डिजिटल खानाबदोश विशाल आभासी कार्यालयों के माध्यम से महाद्वीपों में सहयोग करते हैं। नेक्सुरिया के नागरिक अपने जुनून का पालन करने के लिए सशक्त हैं, क्योंकि स्वचालन नियमित कार्यों का ध्यान रखता है, नवाचार और उद्यमिता के लिए समय खाली कराता है। स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण। नेक्सुरिया स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण को प्राथमिकता देता है। चिकित्सा निदान तत्काल होते हैं। AI संचालित स्वास्थ्य बॉट के लिए धन्यवाद जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य मैट्रिक्स की लगातार निगरानी करते हैं। अस्पतालों को होलोग्राफिक सर्जनों और टेलीमेडिसिन बूथों से सुसज्जित किया गया है जो विशेषज्ञों तक तत्काल पहुंच प्रदान करते हैं। नागरिकों के पास अपने स्वास्थ्य डेटा तक वास्तविक समय की पहुंच है और वे सूचित जीवनशैली विकल्प चुन सकते हैं। पर्यावरणीय स्थिरता। पर्यावरणीय स्थिरता नेक्सुरिया के केंद्र में है। वर्टिकल गार्डन और स्काई पार्क शहरी फेफड़ों के रूप में कार्य करते हैं, हवा को शुद्ध करते हैं
और मनोरंजक स्थान प्रदान करते हैं। उन्नत रिसाइक्लिंग प्रौद्योगिकियों के माध्यम से अपशिष्ट को कम किया जाता है और शहर की ऊर्जा जरूरतों को नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से पूरा किया जाता है। नेक्सुरिया टिकाऊ भविष्य के लिए एक वैश्विक मॉडल के रूप में कार्य करता है। सामुदायिक और सामाजिक संपर्क। अपनी तकनीकी प्रगति के बावजूद नेक्सुरिया मानवीय संबंधों को महत्व देता है। नागरिक पारिवारिक समारोहों में भाग लेने, कहानियां साझा करने और दुनिया भर में अपने प्रियजनों से जुड़ने के लिए वीआर का उपयोग करते हैं। प्रौद्योगिकी द्वारा सामाजिक संपर्क समृद्ध होते हैं, प्रतिस्थापित नहीं। सुरक्षा और गोपनीयता। नेक्सुरिया सुरक्षा और गोपनीयता को प्राथमिकता देता है। उन्नत एन्क्रिप्शन और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण डेटा अखंडता सुनिश्चित करते हैं और नागरिकों को साइबर खतरों से बचाते हैं। अधिकारों का एक डिजिटल बिल आभासी क्षेत्र में संलग्न रहते हुए व्यक्तिगत गोपनीयता की गारंटी देता है। निष्कर्ष। भविष्य के आभासी शहर नेक्सुरिया में विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक यूटोपियन समाज के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। यहाँ भौतिक और आभासी दुनिया के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती है, जिससे अद्वितीय अनुभव, अवसर और स्थिरता संभव हो जाती है। नेक्सुरिया मानव नवाचार की असीमित क्षमता का एक प्रमाण है, एक ऐसी दृष्टि जो हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लगातार विकसित हो रहे परिदृश्य में नए क्षितिज तलाशने के लिए प्रेरित करती है। स्केच। हरी-भरी हरियाली और होलोग्राफिक ओवरले के साथ एक भविष्यवादी, ऊर्ध्वाधर शहर का दृश्य जो प्रकृति और प्रौद्योगिकी के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को प्रदर्शित करता है। जैसे ही हम कल्पना की इस यात्रा पर निकलते हैं, यह जरूरी है कि हम याद रखें कि ऐसी दृष्टि संभावना के दायरे से परे नहीं है। प्रौद्योगिकी की सीमाओं का विस्तार जारी है और इग्नू के छात्रों के रूप में हमारे पास एक ऐसे भविष्य को आकार देने में योगदान करने का अवसर है जो नेक्सुरिया की तरह दूरदर्शी और परिवर्तनकारी है। आइए हम एक बेहतर कल के निर्माता बनने की आकांक्षा रखें, जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवता की भलाई के लिए किया जाए। उत्तरौद्योगिक शहर एक भविष्य की अवधारणा। शहर, जैसा कि आपने सीखा है, विशिष्ट सीमाओं के भीतर उनकी जरूरतों और गतिविधियों से प्रेरित लोगों का जमावड़ा है। जैसा कि हमने उल्लेख किया है, औद्योगिक शहर औद्योगिक क्रांति के कारण विकसित हुए। हालांकि उन्नत देशों में दो रुझान हैं जो शहरों के भविष्य को आकार दे सकते हैं। पहली प्रवृत्ति में विनिर्माण को सूचना प्रसंस्करण से बदलना शामिल है। दूसरी प्रवृत्ति दूरसंचार में प्रगति से संबंधित है। आज की दुनिया में आमने सामने संचार अब शारीरिक निकटता की मांग नहीं करता है, यह इंटरनेट या मोबाइल उपकरणों जैसे अन्य माध्यमों से भी हो सकता है। औद्योगिक व्यवसायों को अब विशेष रूप से किसी विशेष शहर में अपने कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। औद्योगिकीकरण के बाद के शहर में यह अब एक पारंपरिक शहर जैसा नहीं रह गया है। लोग पृथ्वी पर कहीं भी अपने घरों में रह सकते थे। उदाहरण के लिए, अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र का विस्तार और कॉल सेंटरों का उद्भव इस परिवर्तन के उदाहरण है। 9.6 निष्कर्ष। पहले बताए गए विभिन्न प्रकार के शहरों के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई भी एकल वर्गीकरण प्रणाली शहरों के सभी पहलुओं को पूरी तरह से शामिल नहीं कर सकती है। हालांकि ये वर्गीकरण और टाइपोलॉजी हमें किसी शहर की सामान्य विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। भारतीय या यूरोपीय शहरों को देखते समय आप अक्सर एक ही शहर में कई प्रकार के शहर पाएंगे। इसलिए शहरों की पूरी तरह से सटीक और सटीक टाइपोलॉजी प्रदान करना चुनौतीपूर्ण है। अधिक से अधिक
हम उन्हें उनकी व्यापक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। कई भारतीय शहर विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन वे धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र भी हैं। धार्मिक शहर बड़े पैमाने पर उत्पादन के केंद्र भी हो सकते हैं। नतीजतन कोई भी टाइपिंग प्रणाली पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो सकती। अतीत में किसी शहर को परिभाषित करना सीधा था। आमतौर पर इसके चारों ओर रक्षात्मक दीवारें होती थी। समय के साथ ये दीवारें टूट गईं और शहरों का विस्तार पड़ोसी क्षेत्रों में हो गया। दिल्ली इस तरह के शहर का एक अच्छा उदाहरण है। जैसे जैसे समय और लोगों की जरूरतें बदलती हैं, शहर के कार्यों में भी विविधता आती है। इसलिए एक ही शहर एक साथ कई शहर प्रकारों की विशेषताओं को प्रदर्शित कर सकता है।